हेलो। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जब भी हमें चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है ना, जम जाता है। आज हम ये देखेंगे कि ये ब्लड क्लॉट कैसे होता है। ठीक है, तो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। खून जम गया तो जो कट लगा है, इंजरी हुई है, उसको ब्लड ने कवर कर दिया, क्लॉट ने कवर कर दिया, जम गया, तो अब और ब्लड लॉस नहीं हो। ठीक है, तो एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। अब बॉडी कैसे ब्लड को क्लॉट करती है? ब्लड के बॉडी के अंदर जब ब्लड है तो नहीं जमता ना, क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की। लेकिन बाहर कैसे होती है? ब्लड बाहर आती क्यों जम जाता है? वो जो जम जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन कलर का क्या है वो? स्कम है ना। डार्क ब्राउन कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम कहाँ पर आ जाता है? उस क्लॉट पे जम जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ये जो क्लॉट है या कोएगुलम है, ये किससे बना हुआ है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। ठीक है, एक जाल बन जाता है किसका? फिब्रिन नेट थ्रेड्स का। पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिब्रिन्स। और इसके अंदर साथ में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स हैं, डेड एंड डैमेज्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, वो उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अब फिब्रिन कहाँ से आए? ये जो जाल बनाने के लिए धागे जैसा स्ट्रक्चर है फिब्रिन, ये कहाँ है? दे आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में फिब्रिनोजन पहले से प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब चोट लगी तो ये इनएक्टिव से कन्वर्ट हो जाते हैं और फिब्रिन बन जाते हैं। अब इन्हें कन्वर्ट कौन करता है? इन्हें कन्वर्ट करता है एंजाइम थ्रोम्बिन। ओके, और ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है, ये ब्लड में अगर पहले से प्रेजेंट होगा तो ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन बना देगा, तो खून जम जाएगा। इसलिए थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसको एक्टिव कौन करता है? इसको एक्टिव करता है एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आपस में जुड़े हुए हैं, चेन रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन हुआ, उसका जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे को एक्टिव करेगा, फिर तीसरे को करेगा, तब फाइनल जाके क्लॉटिंग होती है। तो ये सारे रिएक्शंस मिलके हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव स्टेट में वो सब रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जब भी हमें कोई चोट लगती है या ट्रॉमा हुआ तो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले उनसे कुछ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ चोट लगी है, जिन टिश्यूज़ में कट हुआ है, वो टिश्यूज़ भी कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज़ ने फैक्टर रिलीज़ करा, प्लेटलेट्स ने फैक्टर्स रिलीज़ करे, और उनसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, फैक्टर्स ने, अब हम ज़रा उल्टा पढ़ेंगे, फैक्टर्स की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने क्या करा? ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन था उसे कन्वर्ट करके
क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन बन गया, इसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन बना दिया, और फिब्रिन के जाल में डेड सेल्स फंस गए और एक जाम लग गया, या वो खून जमने वाला प्रोसेस हो गया, और क्या बन गया, क्लॉट बन गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को करने में कैल्शियम आयंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका होना भी ज़रूरी है। ओके, ये तो था हमारा क्लॉटिंग। अब ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, ब्लड जब कैपिलरीज में से पास करता है, कैपिलरीज की ब्लड मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाती हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के आसपास वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है, सेल्स के बीच में टिश्यूज़ में से आ गया, ब्लड में से आ गए, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कुछ ब्लड वेसल फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर जो कंटेंट है लगभग सेम है एज ऑफ प्लाज्मा। ओके, exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. ठीक है, तो ब्लड से टिश्यूज़ में जो एक्सचेंज हो रहा है वो इसके थ्रू होता है, एक्सचेंज। ओके, ये ब्लड वेसल है, यहाँ टिश्यू है, सेल्स हैं, तो डायरेक्ट सप्लाई में से नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर ये पोर्शन, ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, an elaborate network of vessels called lymphatic system collects this fluid and drain it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. ठीक है, अब ये यहाँ से ब्लड से बाहर तो आ गया, लेकिन यहाँ से ब्लड में अपना आप नहीं जा रहा, और इसको कलेक्ट करके एक दूसरी वेसल्स हैं जो इसको ले जाएंगी और कहाँ डालेंगी, वेन्स में। ठीक है, तो ये जो दूसरा सिस्टम है हमारा, दूसरे टाइप की नसें प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो अब लिक्विड है वो क्या कहलाता है, लिम्फ। अब देखें व्हाट इज़ लिम्फ। लिम्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लिम्फ इज़ कलरलेस, ठीक है, इट हैज़ स्पेशल लिम्फोसाइट्स which are responsible for immune system. It also carries nutrients, hormones, fats. Okay, क्लियर हो गया, ये है लिम्फ। यानी ब्लड वेसल्स में से रिलीज होने के बाद टिश्यूज़ के बीच में जो लिक्विड है उसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी को नहीं लिया, सिर्फ कुछ लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो वापस एब्जॉर्ब हो गए दूसरी नसों के द्वारा, और उसको हम बोलते हैं लिम्फ, और वो सिस्टम है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और ये इसको आगे कहाँ पहुँचा रहा है, वेन्स में। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम
कलेक्ट करके इसे कहाँ पहुंचा देता है, वेन्स में। वेन्स से ये आगे ब्लड में रोटेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा ब्लड पूरी बॉडी में कैसे घूमता है, सर्कुलेशन के रास्ते, पाथवे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स में पास नहीं करता, हार्ट है, हार्ट में से पंप करता है, बड़ी बड़ी 2-4 वेसल्स हैं, उसके बाद वो आगे जाके ब्लड को ओपन स्पेस में बॉडी कैविटी में डाल देती हैं, जिसको कहा जाता है साइनसेस, और वो वहाँ से कलेक्ट होके रोटेट होके अपना आप हार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क। ठीक, और दूसरा सिस्टम कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड जिसमें ब्लड हमेशा पूरा हार्ट से निकल के और हार्ट तक वापस किससे आएगा, ब्लड वेसल्स से आएगा। ओके, तो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, अब अगर आपसे पूछें कि दोनों में से बेटर सिस्टम कौन सा है, क्लोज्ड वाला। ओके, क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। चलिए, अब ब्लड को फ्लो कराने के लिए उसको प्रेशर कौन देता है, धक्का कौन लगाता है, पंपिंग कौन करता है, हार्ट, है ना। हार्ट किससे बना है, मसल से, तो हार्ट इज़ ए मस्कुलर चैम्बर, है ना। अब कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, ये भी अलग अलग है। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए ऐसे ऐसे उसका नंबर इंक्रीज हुआ। तो फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट है, और उसके बाद बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट का तो आपको पता ही होगा। चलिए अब ये डिस्कस करेंगे उसको भी। अब टाइप ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट में ब्लड गया, हार्ट ने ब्लड आगे भेजा, अगर एक ही बारी रोटेशन हो रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन, जैसे कि फिश में होता है। ठीक है, फिशेस के अंदर हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो उसको आगे पंप करता है गिल्स में, गिल्स उसे ऑक्सीजनेट करके पूरी बॉडी को देते हैं और वहाँ से वो वापस हार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल पाथवे है, सिंगल रास्ता है, उसी पे पूरा रोटेशन चलता है। इसके बाद आते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनमें क्या है, इनके पास लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इनके पास फिर वेंट्रिकल एक ही है, इसलिए आगे जाके इनका जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। तो इनका हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर हैं, ऊपर से ब्लड आया, नीचे से गया, एक डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हैं, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एट्रियम में तो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे आके फिर मिक्स हो गए, इसीलिए इनकम्प्लीट है। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में, बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके पास 4 चैम्बर हैं। तो एक तरफ पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड चलता है ना। 2 पाथवे, 2 चक्र चल रहे हैं, इसीलिए डबल सर्कुलेशन।
चलिए, ह्यूमंस में भी क्या है, डबल सर्कुलेशन है ना। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके पार्ट क्या क्या हैं, हार्ट चाहिए, फिर ब्लड वेसल्स और ब्लड, है ना। हार्ट क्या होता है, हार्ट किससे बना है, मेसोडर्म से बना है। हार्ट की लोकेशन क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, थोरैक्स में, बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड। हार्ट का साइज़ कितना होता है, हमारे फिस्ट के जितना। मुट्ठी बंद करिए अपनी, तो आप मुट्ठी बंद करके जितना आपका हाथ का साइज़ आ रहा है वही आपका हार्ट का भी साइज़ है, ठीक है। हार्ट की प्रोटेक्शन क्या, उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती हैं जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन देता है इनको। अब हम हार्ट के अंदर की बात करेंगे। हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, 4, आप जानते ही हैं। अपर चैम्बर, जो ऊपर दोनों चैम्बर हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। इनका साइज़ छोटा होता है, स्मॉल होते हैं ये। और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वो लार्ज होते हैं, लोअर चैम्बर्स, जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इन चैम्बर्स बने हैं और अलग अलग नाम हैं, तो बीच में दीवार भी होगी, सेपरेट करने वाला भी कोई होगा ना, तो सेपरेट करने वाले होते हैं सेप्टम, ओके। तो एट्रियम को सेपरेट कौन करेगा, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। और नीचे वेंट्रिकल्स जो दो हैं उन दोनों को अलग अलग करने वाला कौन है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और एट्रियम और वेंट्रिकल को ऊपर वाले खाने और नीचे वाले चैम्बर्स को अलग करने वाला कौन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ आ गया, सिंपल सी बात है बेटा, है ना। देखो ये हार्ट, ये हमने इसके 4 चैम्बर बना दिए। ऊपर वाले दोनों एट्रियम है ना, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल हैं। तो ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई, ये ऊपर एट्रियम को अलग कर रही है, जो भी मैंने थोड़ा मोटा कर दिया। एट्रियम को अलग कौन कर रहा है, इंटर एट्रियम सेप्टम, ठीक है। वेंट्रिकल्स को दोनों को अलग कौन कर रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये वाली बीच की लकीर जो एट्रियम और वेंट्रियम को अलग कर रही है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ गए। अब दीवार हो गई तो ब्लड पास कैसे होगा, तो इन दीवारों के बीच में एक एक दरवाज़ा भी है जो ब्लड को पार होने की जगह देता है ना। ओपनिंग है इन सब के बीच में, ठीक है। सबके नहीं, कहाँ कहाँ से ब्लड ऊपर से नीचे आना है ना, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाना है तो यहाँ पे छेद है। फिर वेंट्रिकल से आगे ब्लड वेसल में जाना है तो यहाँ पे भी ओपनिंग है। और ऊपर एट्रियम में भी आना है तो यहाँ पे भी ओपनिंग है, ठीक है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड के बीच में ओपनिंग नहीं है, अपर और लोअर चैम्बर्स के बीच में ओपनिंग है, ठीक है। और हर ओपनिंग के पास एक अपना दरवाज़ा भी है, कंट्रोल करने के लिए गार्ड भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्व, ठीक है। वॉल्व में फ्लैप होते हैं। अब देखो कहाँ कौन से होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो है ट्राइकप्सिड वॉल्व। उसमें 3 पल्ले हैं, 3 फ्लैप्स हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो है बाइकप्सिड।
लेफ़्ट साइड में बाइकप्सिड, राइट साइड में ट्राइकप्सिड। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले दोनों जो खाने वेंट्रिकल हैं उनसे ब्लड वेसल्स में जो जानी है, आर्टरी में जाने के लिए, वहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है? सेमील्यूनर वॉल्स, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में। ठीक है। अब अगर आपसे पूछें वॉल्व्स का काम क्या है, वॉल्व का फंक्शन क्या है? वॉल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ आता है सिर्फ। ओके, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टरीज। दे प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, उल्टा डायरेक्शन में जाना अलाउड नहीं करते। ठीक है। एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाएगा। क्लियर? ओके। हार्ट के चैम्बर्स, सेप्टम, वॉल्स के अलावा हार्ट में और क्या है? मसल्स हैं। हार्ट की मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है। कार्डियक मसल्स में एक स्पेशल टिश्यू भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं नोडल टिश्यू, जो हार्ट की मसल्स में फैला भी हुआ है। ठीक है। राइट अपर कॉर्नर ऑफ एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपर की तरफ कॉर्नर पे इस टिश्यू का पैच प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। ऐसे ही एक लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में से भी होता हुआ जा रहा है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है। इनमें से आगे जाकर दोनों साइड के लिए बहुत पतली पतली ब्रांचेस, माइन्यूट फाइबर्स, माइन्यूट मतलब छोटे, बहुत पतले बारीक फाइबर्स की ब्रांचेस निकलती हैं, उनको बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स, पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है। ये जो मसल्स के अंदर फाइबर टिश्यू है, एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, ये सब मिलके क्या करते हैं? हार्ट को पल्स देते हैं। हार्ट क्या करता है? पंप करता है ना, पंप कर रहा है, ब्लड को प्रेशर से आगे धक्का दे रहा है। जैसे आपके घर में पानी की मोटर है, जब आप बिजली ऑन करोगे, मोटर ऑन होती है तो वो पानी को ऊपर धक्का देती है, पानी की टंकी ऊपर भर जाती है ना, तो पानी ऊपर नीचे जहाँ भी जाना है प्रेशर से जा सकता है। ऐसे ही हमारा हार्ट ब्लड को ब्लड वेसल्स में धक्का देने के लिए पंप की तरह काम कर रहा है, मोटर की तरह काम कर रहा है। तो उसको चलाने के लिए एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहे हैं? ये एवी नोड्स, एसए नोड। ठीक है। इनके अंदर वोल्टेज बनती है, एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी बनती है छोटी छोटी, जिससे ये हार्ट को आगे चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे अच्छे तरीके से जो काम करता है, कंटिन्यूअस काम करता है, वो है एसए नोड। एसए नोड से 70 to 75 पोटेंशियल पर मिनट बनते हैं, जिससे हमारा जो हार्ट है वो एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, धड़कता है। ठीक है। इसीलिए एसए नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। आपको पता है सबको, हमारा हार्ट की हार्ट बीट कितनी है पर मिनट? 70 to 75 टाइम्स, एवरेज 72 पर मिनट। तो ये हार्ट की बीटिंग, हार्ट को इसी फ्रीक्वेंसी पे चलाने का काम किसका है? कौन ये काम कर रहा है? एसए नोड। ठीक है। चलिए, अब हम कार्डियक साइकिल नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में।
अब इतना आप अच्छे से एक बार फिर से रीड करिए, समझिए हार्ट का डायग्राम। ओके।